दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। चलिए बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की जब हम बात करते हैं तो हमें बात रटिए कि भारत के नौजवानों ने इस बात का एहसास किया था कि हम नौजवानों का ताकत बहुत है, फिर हम कमज़ोर इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग अलग 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 जिले में बटे हुए हैं। भारत का सारा नौजवान एक हो जाए तो 24 घंटे के अंदर भारत की धरती से अंग्रेज का खदेड़ा जा सकता है। और उनकी बातों पर ध्यान रखते हुए भारत के क्रांतिकारियों ने कानपुर की धरती से पर एक मीटिंग दिलाई। और कितना ही मीटिंग दिलाई थी 1924 में। और उसी मीटिंग में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। और उसी इसका अध्यक्ष कौन थे? जब रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष हो रहा था तो इसका अध्यक्ष कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों में से सबसे अधिक सीनियर थे और उनकी जुबान सरियाना थी। इनकी एक सम्मान भी था। राम प्रसाद बिस्मिल को अध्यक्ष बनते ही आसमान में चलाई मौजर से निकली एक गूंज और गूंज में थी एक आवाज़, सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेना है जोड़ कितने इन बाजुओं का दिल में है, वक्त आने पर हम बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। और गोली चली, इतनी राउंड गोलियां चली कि आसमान में अंधेरा छा गया, न जाने सूरज कहाँ छिप गया। लेकिन भारत के क्रांतिकारियों पर इस बात की समस्या थी कि पैसा तो था ही नहीं और पैसा के बल पर ही गोला बारूद खरीदा जा सकता था। और इसीलिए क्रांतिकारियों ने सोचा कि कोई बात नहीं, अंग्रेज का खजाना लूटेंगे और उसी से गोला बारूद खरीदेंगे और उसी अंग्रेज को मारेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया और इसे हम इस काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहरी एवं रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दिए तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने आजीवन कारावास की सजा दी गई। मनमथ नाथ गुप्त ने 14 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। अब देखते क्या है कि साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का ढेर लाहौर की धरती पर पड़ी। लाला लाजपत राय कर रहे थे और लाहौर की उस पुलिस का कप्तान सौंदर्य के आदेश पर लाला लाजपत राय के शरीर पर एक कदर लाठी चलाई थी। लाला लाजपत राय शरीर के नाखून से लेकर के सर तक एक एक हड्डी का तोड़ दी गई और लाला लाजपत राय हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल चले गए। तब भगत सिंह को पता चला कि भगत सिंह लाला लाजपत राय की अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह ने हॉस्पिटल गए लाला लाजपत राय से मिलने के लिए। तो गए तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय रोने लगे। लाला लाजपत राय भगत सिंह की ओर देखे और क्या बोले, भगत सिंह मेरे पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए कील बन जाएगी। भगत सिंह आगे बढ़कर लाला लाजपत राय को आंखों का आंसू रोक लिए और कहा, जिन लोगों ने मेरे गुरु के आंखों में आंसू दिया है कल सूरज नहीं दिखेगा। चंद्रशेखर आजाद राजगुरु निकाल अपनी अपनी पिस्टल, चल लाहौर की धरती पर। और ये क्रांतिकारी लाहौर की धरती पर आ गए। लेकिन दिन के 12 बजे गए और लाहौर की पुलिस कप्तान सौंदर्य को खदेड़ कर उनकी शरीर पर इतनी गोलियां चलाई कि उसका शरीर पोस्टमार्टम लायक नहीं रहा। भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ गाना गाते हुए निकल पड़े, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये चोला को पहनकर निकला हम बर्दों का टोला। ये गाना भगत सिंह द्वारा लिखे गए थे और अपने अपने दोस्तों के साथ गाते भी थे। लेकिन भगत सिंह के लोगों को लगने लगा कि ये क्रांतिकारी क्राइम करके चला जाएगा और
जब अंग्रेजी फौज को हमें मारती है तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आते हैं। जब ये बात भगत सिंह को पता चला तो भगत सिंह ने रोने लगे और बोले कि देश की आज़ादी के लिए हम ऐसा करते हैं। अगर ऐसा बात है तो फिर भगत सिंह का अपनी गिरफ्तारी देगा। और उसी समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड ड्यूटी पारित किया गया। इस बिल की खोज भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 ईस्वी में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंसिबिलिटी असेंबली में मारा बम। और इसी तरह से मीटिंग चल रही थी। पूरा अंधेरा छा गया और अंधेरा छाने के बाद किसी तरह मंच पर खड़ा होकर हैंडबिल भगत सिंह ने लहरा दिया और हैंडबिल पर लिखा हुआ था कि ये सरकार बहरी हो गई है, इसलिए हमें बहरी सरकार को सुनाने के लिए मैंने बम मारा है। अंधेरा इतना छा गया था कि भगत सिंह चाहते तो निकल सकते थे, लेकिन भगत सिंह के मेन मकसद था गिरफ्तारी बना कर भागे नहीं और गिरफ्तारी दे सके। तो ये सरकार शेर को छोड़ना नहीं चाहती थी और भगत सिंह को पर लाद दिया था लाहौर षड्यंत्र केस की मुकदमा। जब ये मुकदमा लाद दिया गया तो भगत सिंह के अखबारों में ये बात छा गई कि भगत सिंह को अब फांसी पड़ जाएगी। यह बात जब भगत सिंह के पिता को पता चला तो भगत सिंह के पिता रोते हुए सरकार की पत्र लिखे कि मेरे बेटे भगत सिंह पर फांसी मत देना, वरना इसे वृद्ध माता पिता की रोटी कौन देगा। जब ये बात भगत सिंह के पता चला तब भगत सिंह ने रोते हुए अपने पिता के पास पत्र लिखा कि ये पिता, अगर सरकार हमें एक बार फांसी पर लटकाएगी तो मैं एक बात कवर कर लेता, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की भीख हमारी अंग्रेज सरकार से मांगकर न जाने आप कितने बेटे का कई बार फांसी पर लटका दिया है। मैं दर्द से कहार रहा हूँ। अगर खुदा मेरे पास होता तो मैं कहता मेरा जन्म आपके परिवार में न हो। इसी तरह वातावरण जब चल रहा था कि माँ तो माँ होती है, और भगत सिंह की माँ रोती हुई आई और जेल के पास आकर हाथ निकालकर भगत सिंह की माँ भगत सिंह के गाल को छूती है और गाल पर हल्का सा मारती हुई कहती है कि बेटा, तुम पढ़ा लिखा विद्वान हो। माँ बोल रही है, लेकिन तुम्हारी माँ अनपढ़ है, लेकिन एक माँ अपने बेटे का एक प्रश्न करेगी। भगत सिंह कहते हैं, तुम प्रश्न करोगी माँ? तो कहा, हाँ मैं प्रश्न करूँगी बेटा। तो ये बताओ कि माँ अपने बेटे को फांसी पर झूलते हुए कैसे दिखेगी? तुम अगर नहीं समझेगा भगत, जब तुम भी माँ पिता बनोगे ना, तब समझेगा कि बेटा का दर्द क्या होता है। एक माँ अपने बेटे को फांसी पर झूलते हुए कैसे दिखेगी। भगत सिंह अपनी माँ को कंधा पकड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं, माँ रोना नहीं, तुम भगत सिंह की माँ है। अगर तुम रो पड़ेगी तो कोई माँ अपनी बेटे को फांसी पर झूले नहीं देगी। भगत सिंह अपनी माँ से कहती है, बेटा तुम इतना गौर से हमें क्यों देख रहा है? भगत सिंह कहते हैं कि माँ जी भर देख लेने दो। भगत सिंह माँ से कहती हैं, भगत सिंह माँ से क्या कहते हैं, क्या जी भर हमें तू पहली बार देख रहा है? नहीं माँ, जी भर देख लेने दो, माँ तो माँ होती है। अब मैं मात्र 30 मिनट जिंदा हूँ माँ। भगत सिंह के माँ से हाथ में कुछ रहता है, वो हाथ से क्या छूट जाता है और माँ बोली, 30 मिनट? माँ अब 30 मिनट नहीं, अब 20 मिनट, तुम्हारा आया हुआ 10 मिनट बीत गया। माँ तुम यहाँ से हंसते हुए जाओ। भगत सिंह की माँ कहती है कि जिसका बेटा फांसी पर झूलेगा और हम यहाँ से हम हंसते हुए जाएं। भगत सिंह कहते हैं, इसीलिए माँ हंसते हुए जाओ जब ये दुनिया वालों को हमें फांसी झुलाए न, उस समय नहीं लगना चाहिए कि मेरी माँ रो रही होगी। भगत सिंह की माँ झूठी मुस्कुराहट से लेकर आगे बढ़ गई और लोग हम मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और झूठी मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ गई तो थोड़ा सा आगे दूर जाकर के रोने लगी। भगत सिंह कहते हैं कि माँ अब क्या हुआ? भगत सिंह की माँ बोलती है कि बेटा अब तुम ही बताओ, जब फांसी तुम्हारा पड़ जाएगा तो हम वृद्ध हो जाएंगे, तो बता दो हमें रोटी कौन देगा? भगत सिंह कहते हैं कि देखो सैकड़ों की संख्या में नौजवान खड़ा है, ये सब तुम्हारा बेटा है माँ,
ये मेरे वीर जवान, अगर तुम अपनी रोटी में से छोटा छोटा टुकड़ा भी तोड़कर मेरी माँ को खाली हाथ में दे देगी तो कुछ न तो मेरी माँ की ज़िंदगी कट जाएगी। हर एक नौजवान ने चिल्लाकर कहा, हाँ, हम आपका बेटा हैं, हम आपको रोटी देंगे। लेकिन वक्त किसी को इंतज़ार नहीं करता। एक वक्त ऐसा आया कि भगत सिंह की माँ वृद्ध हो गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मैं भगत की माँ हूँ। जब मेरा बेटा फांसी पर चढ़ रहा था तो तुम सभी ने कहा था कि हम भगत सिंह हैं, हम बेटा हैं, हम आपको रोटी देंगे। मैं तो 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, तुम्हारे पास कुछ रोटी है तो हमें खाने के लिए दे दो। तो भारत के नौजवानों ने कहा, भगत सिंह की माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और बोले भारत के नौजवानों ने भगत सिंह के माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और न भारत सरकार की निगाह भगत सिंह की माँ की ओर पड़ी। अंत में भूख से लड़खड़ाते हुए, छटपटाते हुए भगत सिंह की माँ को मौत हो गई। जब इतिहास की दास्तां पर टच करते हैं तो हमारी आंखों की ओर से शरीर हर एक भाग रोता है। लेकिन भगत सिंह की घर वालों का कहना था, तुम पढ़ा लिखा नौजवान है, इसका घर बसाना चाहिए। और भगत सिंह की शादी ठीक कर दी गई थी। वह ज़माने की बात करते हैं जिस ज़माने में लड़का या लड़की की शादी का वक्त उसका राय नहीं पूछा जाता। और जिस दिन भगत सिंह की शादी थी वहाँ तक आप नहीं जान सकते हैं कि क्योंकि आज अपनी शादी है। भगत सिंह शादी करने से इनकार कर दिए गए, शादी नहीं कर सकते थे। और लड़की बोले, अपने अपने शादी तुम्हारी तैयारी कर चुके थे, सारी मेहमान आ चुके थे, लड़की दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, अब बारात आने की इंतज़ार हो रहा था। उस वक्त घर में संदेश आता है कि लड़का शादी करने से इनकार कर देता है। उस लड़की की परिवार के रिश्ते मातम में बीत गई और लड़की रोती हुई दुल्हन की पोशाक में भगत सिंह के पास आती है और कहती है कि भगत सिंह, हमें यह नहीं कहते कि आप हमें से ही शादी कीजिए, हमसे भी सुंदर या पढ़ा लिखा मिल जाता है, उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? हम यह नहीं कहते कि हम आपसे ही शादी करने के लिए शादी कीजिए। इतना बता दीजिए कि हमें क्या कमी थी और हमारी परिवार में क्या कमी थी, या कोई इज्जत नहीं है। भगत सिंह मुस्कुराते हुए उस लड़की के दोनों कंधों पर पकड़कर कहते हैं कि आपके परिवार में कोई कमी नहीं है। हम शादी करने से इसीलिए इनकार किए हैं ताकि आपको मालूम नहीं है, आपकी शादी एक क्रांतिकारी से हो रही है। कल हमें फांसी पड़ जाएगा या आपका क्या होगा। मैंने यह सोच समझकर शादी से इनकार कर दिया। तो वे लड़की कहती है कि देश के आज़ादी के बाद शादी करेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद पक्का शादी करेंगे। कोई बात नहीं, देश की आज़ादी तक हम इंतज़ार करेंगे और मेरा पूरा परिवार भी इंतज़ार करेगा। सिर्फ आप भूलिएगा नहीं, सिर्फ आप याद रखिएगा कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। और जब तक देश की आज़ादी नहीं होती तब तक हम आपके और हमारे परिवार इंतज़ार करेंगे। और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक हम आपके नज़र के सामने नहीं आएंगे, सिर्फ हम आपका इंतज़ार करेंगे। यह कहकर वह लड़की रोते हुए चली गई। और लेकिन भारत की धरती पर एक एक दिन बीतता चलता गया। भारत की तकदीर में आ गया 23 मार्च 1931 जब भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु की सजा दे दी गई तो भारत के ज़मीन पर आंसुओं की तब्दील हो गई। लेकिन भारत की धरती पर एक परिवार थी जिस परिवार की बहती हुई आंसुओं को किसी ने नहीं देखी, क्योंकि उस आंसू की नाम थी खामोशी आंसू, खामोशी आंसू। वे लड़की सिर्फ इतना ही बताई कि ये दुनिया वालों, जरा तुम ही बता दो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रही थी। और रोती हुई सिर्फ इतना ही बोली कि रोते हुए इतना ही बोली, लकड़ी जल कोई ला भइल राख, मैं पापन ऐसी भइल कोई ला भइल न राख। जय हिंद दोस्तों।